भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते। भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर पाते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। अनामिका अंबर जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का वीडियो प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्टडी पीबीएन चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस चैनल पर विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी दी जाती है। आज हम इसमें एक नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं, हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हम इसमें आए शब्द साहित्य और इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि इतिहास और साहित्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनका शाब्दिक अर्थ क्या है और इनसे संबंधित कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं वो क्या है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ खोजना या जानना है। यह शब्द इतिहास की घटनाओं की ओर संकेत करता है। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक लेखक हेरोडोटस ने किया था, इसीलिए इन्हें इतिहास का पिता अर्थात इतिहास का जनक कहा जाता है। हिस्ट्री का भारतीय शब्द इतिहास है। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के 3 शब्दों इति, है एवं आस से मिलकर बना है। इति शब्द का अर्थ है ऐसा ही, है का निश्चित रूप से एवं आस का अर्थ है था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था। अर्थात जो घटनाएं अतीत काल से में निश्चित रूप से घटी है वही इतिहास है। तो आइए जानते हैं हम कि इतिहास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है। तो इतिहास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। तो इससे आगे हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो इतिहास के बारे में कुछ विद्वानों ने दी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेरोडोटस की परिभाषा। उन्होंने कहा है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। यानी कि जो घटनाएं सत्य है और क्रमबद्ध है वही इतिहास है। हेरोडोटस के बारे में हमने ऊपर चर्चा की है। ये विश्व इतिहास के जनक कहलाते हैं और इनकी पुस्तिका का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। तो आगे चलते हैं। नंबर 2 पर परिभाषा दी है कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन ही इतिहास है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन ही इतिहास है। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि इन्हें राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाते हैं। इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है और इनकी पुस्तक जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्ज़ाम में पूछी भी गई है। इनकी पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। आगे चलते हैं। आगे हीगल ने
इतिहास के बारे में परिभाषा दी है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। दोबारा देखते हैं, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। इसके बाद आए विको के अनुसार देखते हैं, उन्होंने इतिहास के बारे में कहा है कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है न वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य चाहे जिस युग का हो, उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक सी रहती हैं। कलिंगपुन के अनुसार इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में इतिहास से होता है, न ही अतीत के बारे में इतिहासकारों के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। दोबारा देखते हैं, इतिहास का दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, न ही अतीत के बारे में इतिहासकारों के विचारों से, बल्कि इसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। यानी कि न तो अतीत से है, न अतीत के बारे में इतिहासकारों के विचारों से है, बल्कि उनके दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। ये परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्हें दोहरा लेते हैं। हेगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसमें भी कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। आगे देखते हैं, E.H. कार के अनुसार इन्होंने इतिहास के बारे में कहा है कि अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देकर कारण और प्रभाव के क्रम में रखना ही इतिहास है। कारण कार्य श्रृंखला में गूंथकर ही तथ्य ऐतिहासिक बनते हैं। जब किसी तथ्य की अन्य तथ्यों के साथ संगति खोज ली जाती है, उसके सही संदर्भ का पता चल जाता है, तो यह ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। इतिहासकार की प्रतिभा बिखरे हुए तथ्यों में निहित संगति के सूत्र खोज लेती है। एक बार पुनः देखते हैं, अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देकर कारण और प्रभाव के क्रम में रखना ही इतिहास है। कारण कार्य श्रृंखला में गूंथकर ही तथ्य ऐतिहासिक बनते हैं। जब किसी तथ्य की अन्य तथ्यों के साथ संगति खोज ली जाती है, उसके सही संदर्भ का पता चल जाता है, तो यह ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। इतिहासकार की प्रतिभा बिखरे हुए तथ्यों में निहित संगति के सूत्र खोज लेती है। आगे वेदव्यास जी के अनुसार धर्मार्थ काम मोक्षना मुपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्त मितिथ्यासम प्रत्यक्षते। ये परिभाषा इन्होंने संस्कृत में दी है, तो आइए जानते हैं इसका हिंदी में अर्थ। अर्थात इतिहास एक ऐसा पूर्ववर्त है जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश दिया जा सकता है। ये चार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ माने जाते हैं। इसका हिंदी में पुनः अर्थ देखते हैं। इतिहास एक ऐसा पूर्ववर्त है जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, का उपदेश दिया जा सकता है। आगे हम जानते हैं साहित्य शब्द की उत्पत्ति एवं साहित्य का इतिहास। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति साहित्य शब्द स, हित और यह के योग से बना है। शब्द के अनुसार देखें तो इसका अर्थ होता है एकत्र होना,
मिलना अथवा गद्य पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं उसे साहित्य कहा जाता है। अब पढ़ते हैं हम साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास सामान्य इतिहास से भिन्न होता है। सामान्य इतिहास में मनुष्य राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति आदि पर विचार किया जाता है। वहीं साहित्य के इतिहास में कुछ विशिष्ट लोगों की विशिष्ट क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। साहित्य का इतिहास सामान्य इतिहास से भिन्न होता है। सामान्य इतिहास में मुख्यतः राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति आदि पर विचार किया जाता है। वहीं साहित्य के इतिहास में कुछ विशिष्ट लोगों की विशिष्ट क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। तो आइए हम साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ विद्वानों की परिभाषाएं और उनके विचार देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तेन के बारे में है। तेन आधुनिक इतिहास के जनक कहलाते हैं। ये एक फ्रेंच विद्वान हैं। साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में तीन मुख्यतः प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ये साहित्य के इतिहास के लिए मुख्यतः तीन तत्व स्वीकार करते हैं। नंबर 1 जाति, नंबर 2 वातावरण, नंबर 3 क्षण विशेष। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो किसी एग्ज़ाम में पूछी भी जा सकती है कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में तीन प्रकार के जो तत्व स्वीकार किए हैं वो किसने किए हैं और कौन से स्वीकार किए हैं। तो आगे जानते हैं हम इनकी परिभाषा के बारे में। इन्होंने कहा है कि किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। तो इनके बारे में, तेन महोदय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि तेन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का समावेश किया। इन्हें विधेयवादी पद्धति के जनक भी कहते हैं। तो एक आप बात नोट कीजिए कि प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम हिंदी में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया। हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी यूट्यूब चैनल, स्टडी पीवीएन यूट्यूब चैनल पर आप इसी तरीके से बने रहिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए ताकि हमें और अधिक प्रोत्साहन मिले और हम इसी प्रकार आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और लेकर आएं। धन्यवाद।